हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुपुर में। आज मैं बीए फर्स्ट ईयर के शिक्षा शास्त्र सब्जेक्ट से वीडियो लेकर आई हूँ। तो हमने पिछले कई वीडियोस में शिक्षा शास्त्र के फर्स्ट पेपर के यूनिट 1 यानी कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, मीनिंग, डेफिनेशन, अप्रोचेस ऑफ एजुकेशन, नॉलेज, मीनिंग, नेचर आदि के बारे में विस्तारपूर्वक बात की। अपनी वीडियो नहीं देखी तो वीडियो जाकर देख सकते हैं। एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, स्कूल, फैमिली, स्टेट, इससे रिलेटेड भी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। आज हम बात करेंगे कि एजुकेशन फॉर नेशनल इंटीग्रेशन एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग यानी नेशनल राष्ट्रीयता के लिए शिक्षा और इंटरनेशनल अवबोध के लिए शिक्षा का क्या महत्व है या फिर क्यों होती है। तो ये वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो के लास्ट में मैंने कुछ क्वेश्चंस के बारे में क्वेश्चंस बताए हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि राष्ट्रीय एकता क्या होती है। राष्ट्रीय एकता वो आंतरिक भावना है जो किसी राष्ट्र में निवास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति या मनुष्य में आवश्यक रूप से होनी चाहिए। यानी किसी भी राष्ट्र में वहाँ के निवास करने वाले जो व्यक्ति मनुष्य होते हैं उनके अंतर्गत राष्ट्रीय एकता की जो भावना होती है वो अंतर्निहित होती है, यानी वो पहले से ही जन्मजात होती है। तो जब बच्चा अपनी माता से इतना प्रेम करता है क्योंकि उसने उस माता ने उन्हें पैदा किया है। तो इसी प्रकार हम इस धरती पर निवास कर रहे हैं या इसी धरती पर ही हमारा जीवन है, हमारा रहन सहन है, हमारे विभिन्न प्रकार के रिश्ते नाते संबंध है। और इसी धरती पर रहकर हम जीविकोपार्जन करते हैं। तो हमारा प्रेम हमारी राष्ट्रभूमि, हमारी मातृभूमि के लिए होना अनिवार्य ही है। अगर राष्ट्रीय एकता के व्यवहारिक अर्थ के बारे में बात करें तो राष्ट्रीय एकता की भावना वास्तव में इस ओर इंगित करती है कि व्यक्ति राष्ट्र के लिए है, राष्ट्र व्यक्ति के लिए नहीं। यानी अगर हम राष्ट्रीय एकता की भावना के बारे में बात करें तो स्पष्ट रूप से ये सामने निकल कर आएगा कि हमारा राष्ट्र व्यक्ति के लिए नहीं है, अपितु व्यक्ति अपने राष्ट्र के लिए। तो कहने का तात्पर्य है कि राष्ट्रीयता एक ऐसा भाव अथवा शक्ति है जो व्यक्तियों को अपने व्यक्तिगत हितों को त्याग कर राष्ट्र कल्याण के लिए प्रेरित करती है, या वह भावना है जो व्यक्तियों को अपने व्यक्तिगत हितों को त्याग कर राष्ट्र कल्याण के लिए प्रेरित करती है। तो कहने का तात्पर्य है कि राष्ट्रीयता का अर्थ राज्य के प्रति अपार शक्ति ही नहीं, अपितु इसका अभिप्राय राज्य तथा उसके धर्म, भाषा, इतिहास तथा संस्कृति में भी पूर्ण श्रद्धा रखना है। तो प्रत्येक राष्ट्र की उन्नति तथा अवनति इस बात पर निर्भर होती है कि उसके नागरिक में राष्ट्रीयता की भावना किस सीमा तक विकसित है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय एकता की परिभाषा के बारे में। ब्रूवेकर के अनुसार राष्ट्रीयता वह संबोध है जो विद्या की जागृति के प्रमुख रूप धारण कर रहा है। यानी ब्रूवेकर कह रहे हैं कि राष्ट्रीयता वह संबोध है जो शिक्षा की जागृति के द्वारा अलग अलग रूप धारण कर रहा है। विशेष तौर पर फ्रांसीसी क्रांति के बाद समान रूप से यह देशभक्ति की बात नहीं करती, वरन यह स्वामी भक्ति से संबंध रखता है। साथ ही साथ एकता के अतिरिक्त इसमें प्रजाति, इतिहास, भाषा, संस्कृति और परंपराओं की भी एकता निहित है। यानी राष्ट्रीयता वो शक्ति है, वो अपार शक्ति है जो राज्य, उसके धर्म, भाषा, इतिहास, संस्कृति में भी पूर्ण श्रद्धा निहित होती है। तो प्रत्येक राष्ट्र की उन्नति अवनति इस बात पर ही निर्भर करती है कि वहाँ के राष्ट्र प्रेमी, वहाँ के नागरिक अपने राष्ट्र से कितना प्रेम करते, कितनी भावना रखते हैं। तो राष्ट्रीयता का विकास शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य हो। अब बात करते हैं डॉक्टर वेदी के अनुसार राष्ट्रीय एकता का अर्थ देश के विभिन्न राज्यों को व्यक्तियों की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उनका तथा भाषा विषयक विभिन्नताओं को वांछनीय सीमा के अंतर्गत रखना और उनमें भारत की एकता का समावेश करना है। यानी डॉक्टर वेदी कह रहे हैं कि राष्ट्रीयता का अर्थ है देश के जो विभिन्न राज्य होते हैं वहाँ के रहने वाले व्यक्ति की जो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषा संबंधी विभिन्न प्रकार की जो सीमा होती है उसके अंतर्गत सीमा होती है, उन सीमाओं के अंतर्गत उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना जागृत करना है, समावेश करना है। एम के मूर्ति के अनुसार राष्ट्रीय एकता का अभिप्राय देश के नागरिकों में एकता का भाव होना या कुछ नहीं वरन विभिन्नता में एकता स्थापित करना है। इसमें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं संवेगात्मक एकता को सम्मिलित किया जा सकता है। तो एम मूर्ति कह रहे हैं कि राष्ट्रीय एकता का अभिप्राय देश के जो हमारे देश में रहने वाले नागरिक हैं, व्यक्ति हैं, मनुष्य हैं, उन सब में एकता का भाव हो। यानी हम डिफरेंट रिलीजन से, डिफरेंट कास्ट से, डिफरेंट कम्युनिटी से तो बिलोंग करते हैं, परंतु जब हम एक साथ होकर, एकजुट होकर रहते हैं, यानी विभिन्नता में एकता विद्यमान होती है, तो ये कहा जाता है कि राष्ट्र में राष्ट्र प्रेमी एवं राष्ट्रीय एकता जागृत हुई है। अब बात करेंगे भारत में राष्ट्रीयता के मार्ग में आने वाली बाधाओं के बारे में। तो राष्ट्रीयता के मार्ग में आने वाली बहुत सारी बाधाएं, लेकिन उनमें से कुछ का ही यहाँ वर्णन किया जा रहा है। पहला, क्षेत्रीयता। भारत बहुत विशाल देश है, इसमें इस समय अनेक राज्य और कई केंद्र शासित क्षेत्र है। व्यक्ति को अपना क्षेत्र बहुत रुचिकर प्रतीत होता है। जहाँ पर उसने जन्म लिया है, जिस स्थान पर मिट्टी पका है, उसके प्रति प्रेम होना स्वाभाविक है। यहाँ तक तो ठीक है, परंतु कुछ व्यक्ति इसमें कई कदम आगे बढ़ जाते हैं। उनकी समझ में केवल उनका ही क्षेत्र सबसे अच्छा है। यानी कहने का तात्पर्य है कि भारत एक बहुत बड़ा विशाल देश है, तो इसमें विभिन्न प्रकार के अनेक राज्य और केंद्र शासित भी हैं, क्षेत्र भी हैं। तो व्यक्ति जो जिस क्षेत्र में रहता है उसको अपने क्षेत्र से, अपने शहर से बहुत लगाव होता है। जहाँ पर वो जन्म लिया है, जहाँ वो पला बड़ा, उसके माँ बाप थे, बहुत सारी यादें जुड़ी होती हैं, तो उसके प्रति उसका प्रेम होना तो स्वाभाविक है। यहाँ तो ठीक है, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो इससे भी आगे बढ़ जाते हैं, अपने लिमिट्स क्रॉस कर जाते हैं। उनमें केवल ये समझ आ जाती है कि केवल हमारा ही शहर अच्छा है, हमारा ही कस्बा अच्छा है, दूसरा अन्य
निकृष्ट है, यानी दूसरा क्षेत्र बेकार है, तो वे अपने क्षेत्र के हितों को पूरे देश के हित के सामने भी नहीं त्यागते। यानी अगर उनके क्षेत्र के हित की बात आए तो वो संपूर्ण मतलब राष्ट्र का हित को त्याग देंगे, परंतु अपने क्षेत्र के प्रति बहुत ज़्यादा सजग हो जाते हैं। तो यहाँ पर कठिनाई उत्पन्न हो जाती है, यानी यहाँ पर समस्या उत्पन्न होने लगती है, क्षेत्रीयता का विकास नहीं हो पाता। यानी यहाँ पर केवल क्षेत्रीयता का विकास हो जाता है। मनुष्य अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम जो जागृत करना चाहिए वो अपने किसी स्पेसिफिक क्षेत्र के बारे में जहाँ वो रहते हैं, जहाँ पाए बड़े हैं, उनके प्रति ज़्यादा प्रेम का भाव प्रकट करने लगते हैं। जातीयता, भारत में अनेक जाति हैं। प्राचीन काल से व्यावसायिक दृष्टिकोण से भारतीय समाज को 4 वर्गों में बांटा गया था। अब वर्ग तो नहीं रहा, हाँ वर्ग के नाम पर जन्म से निर्धारित जाति, उपजाति और उपजाति की उपजाति रह गई है। हम कभी कभी अपनी जाति के प्रति इतना प्रेम दिखाते हैं कि नियुक्ति, पदोन्नति आदि के समय केवल अपनी जाति के व्यक्ति को ध्यान रखते हैं। बड़ी बड़ी जगहों पर ऐसा सुनाई पड़ता है। जहाँ पर जाति के प्रति भक्ति है वहाँ तो देशभक्ति भी नहीं पनपेगी, तब राष्ट्रीयता का विकास कैसे संभव है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि जहाँ पे जातीयता आ जाती है, यानी कैस्टिसिज्म आ जाता है, तो भारत में प्राचीन काल में भारतीय समाज में 4 वर्ग में भारतीय समाज 4 वर्गों में बटा था। तो बहुत सारी वर्ण व्यवस्था चली आ रही थी, परंतु अब क्या है, अब वर्ग तो नहीं है, मतलब अलग अलग डिवीजन में तो डिवाइड नहीं हुआ है हमारा समाज, परंतु यहाँ पे बहुत सारी जाति, उपजाति, उपजाति की उपजाति भी हो गई है। बहुत सारी ऐसी जातियाँ नई नई सुनाई देती है हमें। तो व्यक्ति क्या अपनी जाति के प्रति इतना ज़्यादा प्रेम दिखाने लगता है, इतना ज़्यादा मतलब अंधभक्त हो जाता है कि जब वो किसी उच्च पोस्ट पर है और उसे किसी को मतलब अपने नीचे किसी को रखना है, मतलब उस पोस्ट पे उसे जॉब देना है, तो वो क्या करते हैं कि केवल अपनी जाति के लोगों को ध्यान में रखते हुए उनको ही बड़ी बड़ी जगहों पर जॉब दिला देते हैं या फिर दे देते हैं, उन्हें ही पोस्ट मतलब कि प्रदान कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि कास्टिसिज्म आ जाता है। जब कास्टिसिज्म आ जाएगा, लोग अपनी जाति के प्रति अंधभक्त हो जाएंगे, तो राष्ट्रीयता की भावना का विकास नहीं हो पाएगा। एकता, भारत में विभिन्न संप्रदाय हैं, जहाँ पर हिंदू, मुसलमान, ईसाई, पारसी आदि संप्रदाय के लोग रहते हैं। हिंदुओं में भी सिख, जैन, बौद्ध धर्म, कबीर पंथ, गौर पंथ, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, सनातन धर्म आदि संप्रदाय हैं। यदि हम किसी संप्रदाय विशेष की आस्था रखते हैं तो अच्छा है, लेकिन इस संप्रदाय के जोश में दूसरे संप्रदाय को हे काफिर एवं निकृष्ट समझना ठीक नहीं है। सामाजिक संबंधों में एवं लाभ के पदों पर हमें राष्ट्रीयता के आधार पर कार्य करना चाहिए, न कि सांप्रदायिकता के आधार पर। यानी सांप्रदायिकता का मतलब वही होता है कि हम किसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, चाहे वो हम मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, तो अलग अलग रिलीजन में अलग अलग मतलब संप्रदाय के लोग रहते हैं। तो हम मतलब जिस भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उसके प्रति हमारा प्रेम तो अच्छी बात है, लेकिन जब हम अपने कास्ट, अपने कम्युनिटी को अच्छा कहने लगे और दूसरे को ख़राब कहने लगे तो ये सही नहीं है। इससे क्या हमारे सामाजिक संबंध नहीं पनप पाते हैं और राष्ट्रीयता की भावना का भी विकास नहीं हो पाता। जब हम एक दूसरे के साथ प्रेम से स्थापित संबंधों के आधार पर नहीं रहेंगे तो राष्ट्रीयता कैसे पनप पाएगी। भाषावाद, भारत में अनेक भाषाएं हैं, 14 भाषा को उल्लेख संविधान ने किया। इसके अतिरिक्त अंग्रेजी भी है, हिंदी जैसी भाषा, अनेक भाषा या बोलियां भी बोली जाती है। हम मातृभाषा बोलते हैं। मातृभाषा से प्रेम होना स्वाभाविक है, किंतु पूरे राष्ट्र के लिए एक राष्ट्र भाषा का होना आवश्यक है, तभी राष्ट्रीयता का समुचित विकास होगा। कभी कभी हम अपनी मातृभाषा के प्रेम में आकर अन्य भाषाओं की निंदा करते हैं और राष्ट्रभाषा के विकास के मार्ग में बाधा उपस्थित करते हैं। तो देखिए ये मतलब हमारे संविधान में 14 भाषाओं का उल्लेख है, यानी 14 भाषाओं को स्थान प्रदान किया गया है। अन्य ऐसी बहुत सारी भाषाएं हैं, यानी आदिवासी से रिलेटेड ऐसी बहुत सारी भाषाएं हैं जिनका संविधान में उल्लेख नहीं किया, लेकिन जो आमतौर पे जो प्रचलित है उन भाषाओं को संविधान में रखा गया है। तो इंग्लिश को भी रखा गया है, लेकिन हमारे मतलब कि हमारे इंडिया की या हमारे भारत की जो राष्ट्रभाषा क्या है वो हिंदी है। तो जो भाषा हम बोलते हैं वो मातृभाषा है। मातृभाषा से मतलब होता है जो हमारे पेरेंटिकल होती है, यानी जो हम अपने बचपन से अपने माता पिता से जो सीखते हैं वो हमारी मातृभाषा होती है। तो यदि हमें मातृभाषा हमारे पेरेंट्स से, हमारी पीढ़ी से जो हमें मिली है, हम उसके प्रति अगर प्रेम जागृत कर रहे हैं, प्रेम प्रकट कर रहे हैं तो अच्छी बात है। लेकिन अगर यहीं हम दूसरी भाषाओं के लिए या फिर हीनता प्रकट करें और अपनी राष्ट्रभाषा के लिए प्रेम नहीं सजग करेंगे तो राष्ट्रीयता का समुचित विकास नहीं हो पाएगा। तो जैसे हमारे देश में हिंदी भाषा हमारी राष्ट्रभाषा है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करना चाहिए कि हम अपने राष्ट्रभाषा में ही इतना ज़्यादा उत्तम हो जाएं कि किसी अन्य भाषा की एक तो हम ना निंदा करें और ना ही अपनी राष्ट्रीयता की जो भावना होती है उसके विकास में बाधा विकसित कर सकें। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीयता कैसा भावात्मक शक्ति है जो व्यक्तियों को अपने व्यक्तिगत हितों को त्याग कर राष्ट्र कल्याण के लिए प्रेरित करती है। राष्ट्रीयता का अर्थ राज्य के प्रति अपार भक्ति ही नहीं, अपितु इसका अभिप्राय राज्य तथा उसके धर्म, भाषा, इतिहास तथा संकुचित संस्कृति में भी पूर्ण श्रद्धा रखना है। प्रत्येक राष्ट्र की उन्नति और अवनति इस बात पर निर्भर करती है कि उसके नागरिक राष्ट्रीयता की भावना किस सीमा तक विकसित हुई है। तो यदि वहाँ के रहने वाले नागरिक ये समझे कि हमारी उन्नति से हमारे राष्ट्र की उन्नति, हमारी अवनति से हमारे राष्ट्र की अवनति है, तो हमारे राष्ट्र प्रेम की जो भावना है और भी ज़्यादा विकसित हो सकती है। अतः राष्ट्रीयता का विकास शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। भारत में विभिन्न धर्मों, संप्रदायों, जातियों, प्रजातियों
भाषाओं के कारण आश्चर्यजनक विलक्षणता और विभिन्नता भी पाई जाती है। शिक्षा का कार्य है कि इस विभिन्नता को राष्ट्रीय एकता में बाधा न बनने दे। इस प्रकार में कह सकते हैं कि संकुचित राष्ट्रीयता से मानव का हित नहीं हो सकता, अतः शिक्षा का उद्देश्य संकुचित राष्ट्रीयता का विकास न होकर राष्ट्रीयता के व्यापक दृष्टिकोण को अपनाना होना चाहिए। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय अवबोध के लिए शिक्षा यानी एजुकेशन फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मेरे चैनल से रिलेटेड फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और टेलीग्राम चैनल बन चुका है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और अबाउट में भी है। आप वहाँ से क्लिक करके मेरे पेज को प्लीज़ फॉलो कर लीजिए और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, मतलब ज्वाइन कीजिए, ताकि आप लोग मुझसे वहाँ जुड़ सके और मैं आप लोगों से वहाँ पे चैट भी कर सकूँ और आप लोगों के क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड जो मैटर्स हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी हैं जो मैं वहाँ आप लोगों को प्रोवाइड कर सकूँ। तो प्लीज़ मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर फॉलो कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय एकता के लिए शिक्षा का प्रारंभ 20वीं शताब्दी में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ। इसका प्रमुख प्रवर्तक पियरे ड्यूबियस को माना जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय एकता शिक्षा का प्रारंभ 20वीं शताब्दी में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हो गया था। इसके प्रवर्तक पियरे ड्यूबियस है। अंतर्राष्ट्रीय एकता के लिए शिक्षा का वह साधन बन जाती है जो अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव एवं सहयोग को विकसित करने में अपना योगदान देती है। अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव विश्व मैत्री, विश्व बंधुत्व की जो महान भावना है उन पर आधारित होती है। मानव मात्र का कल्याण हो या फिर प्राणी मात्र पर समान दृष्टि रहे, विश्व भर में राष्ट्रों की पारस्परिक मित्रता हो, उनमें भाईचारे का नाता हो, समस्त जो देश के नागरिक है वो वसुधैव कुटुंबकम के समान प्रतीत हो और अंतर्राष्ट्रीयता इन्हीं श्रेष्ठ विचारों पर निर्भर करती है। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय अवबोध की शिक्षा के लिए संबंधित कुछ परिभाषाएं। गोल्ड स्मिथ के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय एकता एक भावना है जो व्यक्ति को बताती है कि वो अपने राज्य का ही सदस्य नहीं वरन विश्व का नागरिक भी है। WHC लेव्स के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय भावना इस ओर ध्यान दिए बिना कि व्यक्ति किस राष्ट्रीयता संस्कृति के एक दूसरे के प्रति सब जगह उनके व्यवहार का आलोचनात्मक और निष्पक्ष रूप से निरीक्षण करने की ओर आंकने की एक योग्यता, यानी अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना इस ओर ध्यान दे कि व्यक्ति किस राष्ट्रीयता संस्कृति के एक दूसरे के प्रति सब जगह उनके व्यवहार आलोचनात्मक और निष्पक्ष रूप से निरीक्षण करने और आंकने की एक योग्यता है। तो आज का युग अंतर्राष्ट्रीय युग है। आज विश्व बंधुत्व और विश्व मैत्री की भावना जितनी आवश्यक है उतनी पहले कभी नहीं थी। पहले का जीवन इतना जटिल नहीं था जितना आज है। पहले राष्ट्र की परिधि में व्यक्ति जी सकता था, परंतु आज वैज्ञानिक अनुसंधानों और वायुयान, जलयान, रेडियो, बेतार कितार आदि आविष्कारों के कारण सभ्यता का रूप बदल गया है। परिस्थिति अभी बदल गई है। आज राष्ट्र में घटने वाली घटना संपूर्ण विश्व को प्रभावित करती है। विश्व के किसी कोने में होने वाला युद्ध दूर दूर तक देशों में संकट उत्पन्न कर देता है। इसका तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्रीय भावना किसी व्यक्ति के राष्ट्रीयता या संस्कृति को नहीं बताती, बल्कि एक दूसरे के प्रति जो हमारा व्यवहार है, जो आलोचनात्मक व्यवहार है, उनके निष्पक्ष रूप से उनका निरीक्षण करती है, उनकी योग्यता को आंकती है। अब बात करते हैं शिक्षा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास यानी डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग थ्रू एजुकेशन। तो यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीयता के लिए शिक्षा के संबंध में विद्यालयों में सामाजिक विज्ञान के माध्यम बनाते हुए निम्न 10 सिद्धांत बताए। यानी ये 10 सिद्धांत यूनेस्को के द्वारा बताए गए, जिनमें पहला है सामाजिक अध्ययन द्वारा छात्रों को नागरिकता का प्रशिक्षण दिया जाए। वह कक्षा, विद्यालय तथा समाज इस शिक्षण को देने हेतु प्रयोगशाला का रूप ले लेगी। यानी यूनेस्को का कहने का तात्पर्य कि जो सामाजिक अध्ययन होते हैं उनके लिए छात्रों में नागरिकता का प्रशिक्षण दिया जाए, नागरिकता की ट्रेनिंग दी जाए, सिखाया जाए, उनका समाजीकरण किया जाए। तो ये सब क्या है, बच्चों को केवल उनके कक्षा या विद्यालय के द्वारा ही मिल सकता है। यानी समाज से संबंधित जालों, समाज से संबंधित रिश्तों, संबंधों, समाजीकरण आदि से संबंध में जो शिक्षा दी जाती है वो सब विद्यालय और कक्षा में दी जाती है। तो शिक्षण ही एक ऐसी प्रयोगशाला बन जाती है जहाँ बालक का समाजीकरण किया जाता है। यह विषय छात्रों को विश्व के प्रमुख अंगों के बारे में जानकारी देगा। यानी अंतर्राष्ट्रीय अवबोध का विषय जो है, अगर कि छात्रों को पढ़ाया जाए तो वो जो विश्व प्रकार के विभिन्न जो विश्व के अंग है उनके बारे में जानकारी भी, यानी जब इंटरनेशनल लेवल पे हम बच्चों को पढ़ाएंगे, इंटरनेशनल लेवल की जानकारी देंगे तो उन्हें मालूमात भी उनकी बढ़ेगी, उनकी नॉलेज भी इंटरनेशनल लेवल पे बढ़ेगी। छात्रों के अंदर आवश्यक मनोवृत्तियों व कौशल का विकास करना, यानी जब हम इंटरनेशनल इंटीग्रेशन करेंगे, इंटरनेशनल अवबोध को बढ़ाएंगे तो जो कि छात्रों की मेंटल एबिलिटी होती है और या फिर उनके जो कौशल, उनका टैलेंट होता है, उनका विकास भी होता है। वो अन्य लोगों से इंटरेक्शन करते हैं, नई नई चीज़ें सीखते हैं और अपना विकास करते हैं। वर्तमान में विश्व की सभी समस्याओं में रुचि लेने हेतु छात्रों को प्रेरित करना, यानी आजकल के दौर में जो विश्व की विभिन्न समस्याएं हो रही है, चाहे वो आतंकवाद से संबंधित हो, चाहे वो बेरोजगारी से संबंधित हो, चाहे महंगाई से संबंधित हो। अभी हमारे देश में पैंडेमिक चल रहा है, संपूर्ण विश्व में पैंडेमिक चल रहा है, ओमिक्रॉन वेरिएंट आ गया है। तो कहा जा रहा है कि छात्रों को जो विश्व में सभी समस्याएं चल रही है उनके प्रति उनको उनमें रुचि लेने के लिए प्रेरित किया जाए, जिससे छात्र उनके बारे में भी जानकारी ग्रहण करें, मालूमात करें, रिसर्च करें और पता करें कि ये त्रासदी किस हद तक हो गई है, किस हद तक बढ़ेगी, कब इसका खात्मा होगा आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए छात्रों को प्रेरित किया जाए।
छात्रों के तर्क, निर्णय व आलोचनात्मक शक्ति का विकास करना। तो छात्रों के सामने ऐसे ऐसे प्रश्न लाने चाहिए, ऐसे ऐसे आइडियोलॉजिक बातें करनी चाहिए जिससे कि छात्रों में तर्क करके निर्णय लेने की या फिर एक दूसरे से वाद विवाद करने की, आलोचना करने की शक्ति का भी विकास हो सके। भूगोल के अध्ययन द्वारा छात्रों को प्राकृतिक संपदा का ज्ञान कराना व घात समस्या की उन्हें जानकारी देना। तो छात्रों में जो भूगोल हमारा ज्योग्राफी का सब्जेक्ट है उसके बारे में अध्ययन करा के विभिन्न प्रकार की हमारी जो देश में प्राकृतिक संपदा पाई जाती है या फिर संपूर्ण विश्व में जो प्राकृतिक संपदा पाई जाती है, खास सामग्री पाई जाती है, उनमें क्या समस्या होती है आदि के बारे में जानकारी देना। विभिन्न धर्म, जाति, संस्कृति के आधार पर तथा आर्थिक आधार पर पाए जाने वाली विभिन्नता को दूर करना। यानी जो हमारे देश में विभिन्नता में एकता पाई जाती है उन्हें बरकरार रखना, और जो धर्म, जाति, विभिन्नता, संस्कृति में जो विभिन्नता आ गई है उन्हें दूर करना। एक समुदाय का दूसरे समुदाय से संबंध बताना। तो जो हमारे देश में, हमारे समाज में जो छोटे छोटे एसोसिएशंस बनते हैं, समुदाय बनते हैं, उनको एक दूसरे के एसोसिएशन से लिंकअप कराना, यानी एक दूसरे की आवश्यकता के आधार पर दोनों एक दूसरे से लिंकअप हो जाए, संबंध स्थापित करें और वो देश की उन्नति में और ज़्यादा सहायक हो। छात्रों को विभिन्न भाषा सिखाने हेतु प्रेरित करना, यानी स्टूडेंट्स में विभिन्न प्रकार की लैंग्वेजेस डेवलप करने के लिए उन्हें मोटिवेट करना चाहिए। यानी वो एक छात्र कई तरह की लैंग्वेजेस सीखे, उनके अंदर इस तरह का मोटिवेशन डालना चाहिए। मानव के व्यक्तित्व के समुचित विकास पर बल देने हेतु उपयुक्त मानवीय संबंधों को स्थापित किया जाए। यानी हमारे जो व्यक्तित्व है, हमारा जो बिहेवियर है, उसका समुचित विकास करने के लिए हमारे जो मानवीय संबंध है उनको भी बढ़ाया जाए। यानी अच्छे और मतलब वैसे वेल एजुकेटेड, वेल बिहेव वाले लोगों से संबंध स्थापित करें जिससे हमारा भी अपना बिहेवियरल या फिर व्यक्तित्व विकास हो सके। सामाजिक घटनाओं, तनावों व सहयोग पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। यानी जो हमारे समाज में होने वाली घटनाएं, तनाव है और जो हम उनकी हेल्प कर सकते हैं, उन्हें प्रॉब्लम से निकाल सकते हैं, तो इन पर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय भावना के विकास के लिए हमें विद्यालय के वातावरण पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा। आज विद्यालय को राजनीति व संकुचित राष्ट्रीयता के विकास का एक केंद्र बनते जा रहे हैं। तो शिक्षा के लिए ये अनिवार्य है कि वह बालक को यह क्षमता प्रदान करे कि वो अपने विचार, अपनी राय को अन्य व्यक्तियों के समक्ष स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सके, और बालकों में ज्ञान का व्यवहारिक प्रयोग करने की क्षमता का विकास करना, विश्व बंधुत्व एवं विश्व नागरिकता की भावना विकसित करना, पारस्परिक निर्भरता की भावना का विकास करना और मानव जाति को समान विरासत का ज्ञान कराना आवश्यक है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय भावना के विकास के लिए विद्यालय एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। करते हैं कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना से आप क्या समझते हैं? अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना की आवश्यकता आज क्यों महसूस कर रहे हैं? व्याख्या कीजिए। यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना बढ़ाने में क्या योगदान दिया है? विस्तृत व्याख्या कीजिए। बालक में अंतर्राष्ट्रीय एकता के विकास हेतु आपकी इन बातों को महत्वपूर्ण समझते हुए विवेचना कीजिए। आज के अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शिक्षा शांति की स्थापना के लिए क्या कर सकती है? व्याख्या कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय एकता बढ़ाने में अध्यापक की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो देखिए, इसके मतलब इन क्वेश्चन के आंसर को लिखने के लिए आप सबसे पहले थोड़ा सा प्रस्तावना लिखिएगा, उसके बाद परिभाषा लिखिए, उसके बाद बाकी की व्याख्या पॉइंट करके आप लिखिएगा। तो आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। चलिए जल्दी से वीडियो को लाइक करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।